ऑल राइट प्यारे बच्चों, देखो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हाँ जी, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है? तो देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है, उसको रिएक्शन से एसोसिएटेड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप सेल फोन में जो बैटरी देखते हो वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना? इन्वर्टर में जो बैटरी लगी रहती है वो सब, तो जितने भी आप देखते हो, अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, वो सारे सोर्सेज हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉम्बिनेशन है या सिंपली सेल है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज दीज डेज आर वेरी पॉपुलर, वो भी उसी का पार्ट है, ड्राई सेल उसको बोलते हैं। लेकिन हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे फंडामेंटल, यूं कह लो कि सबसे स्टार्टिंग वाले जो सेल सबसे पहले बनाए गए थे उनमें से एक पढ़ने वाले हम लोग। उसका नाम है डेनियल सेल। लेकिन पहले लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स converts chemical energy into electrical energy. Electrochemical cell converts chemical energy into electrical energy. इसके और क्या नाम है? इसके नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखो, electrochemical cell are also known as galvanic cell. Galvanic cell. गॉट इट बेटा? अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एनर्जी को और कैसे सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हेडिंग डालो, डेनियल सेल। डेनियल सेल। लिख लिया आप लोगों ने? डेनियल सेल। अब क्या होता है उसके रिप्रेजेंटेशन को जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि केमिकल एनर्जी का कैसे यूज किया जाता है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। आपने लोअर क्लासेस में, इवन 9th-10th में एक रिएक्शन पढ़ा होगा, बड़ा फेमस है, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा? कि अगर आप जिंक रॉड को डिप कर देते हो कौन से सॉल्यूशन में? हाँ जी, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन। पता है ये ब्लू कलर का होता है, स्काई ब्लू। ओके, वैसा कलर का सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। सो ये T इज इक्वल टू 0 पे हाल है, और T इज इक्वल टू आई थिंक 4-5 घंटे के बाद देखोगे, 4-5 आवर्स के बाद, मतलब आफ्टर सम टाइम देखोगे तो सिचुएशन कुछ अलग हो चुकी होगी। ये जो रॉड है ना, जितना भी पोर्शन सॉल्यूशन के अंदर है, ये कोरोड हो चुका होगा, और यहां कहीं नीचे आपको बॉटम पे कॉपर डिपॉजिटेड मिलेगा, और अंदर ये कलरलेस हो चुका होगा, और इसका टेम्परेचर थोड़ा अप हो चुका होगा, यानी सॉल्यूशन थोड़ा हीट हो चुका होगा, हॉट हो चुका होगा, है ना? तो बेसिकली हुआ क्या, अगर आप केमिकल चेंजेस के बारे में बात करो तो क्या हुआ? सो दैट जिंक is more reactive metal and it reacts with copper sulfate aqueous solution, and ये convert होता है जिंक सल्फेट aqueous solution में, and कॉपर को बाहर निकाल देता है। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं।
तो जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है कि जो एक्टिव मेटल है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अच्छा, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच इसका क्या है, नेगेटिव, मतलब इससे हीट बाहर निकलता है और वो जो हीट बाहर निकलता है वही अपने सराउंडिंग को गर्म करता है। तो जिस सॉल्यूशन में आपने लिया है एक्वा सॉल्यूशन, उसको क्या कर रहा है, ये हीट अप कर रहा है। अरे बात समझ में? अच्छा, अब आप इसको टेक्निकलिटी में देखो तो यहाँ सल्फेट आयन बेटा दोनों तरफ सिर्फ एक स्पेक्टेटर है, इजंट इट? क्योंकि सल्फेट के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज, सल्फर में कहीं कोई चेंज नहीं आया, तो ये 0 से कहां गया है +2, क्या हुआ है इसका ऑक्सीडेशन। ये कॉपर +2 से कहां गया है, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो अगर मैं सिर्फ ऐसे देखूं हाफ रिएक्शन में ब्रेक करके, तो जिंक बेसिकली कन्वर्टेड इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन एंड द कॉपर +2 इज एक्सेप्टिंग दोस 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग कॉपर। तो बेसिकली रिएक्शन यही हो रहा है कि जिंक is giving its electron to copper and itself converting into zinc +2 and copper is going into Cu0। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिंक के प्लेट से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है ये इलेक्ट्रॉन जिंक 2+ एंड इलेक्ट्रॉन वो निकल रहा है एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय कॉपर एंड बिकमिंग zinc। यही रिएक्शन हो रहा है। तब भाई किसी समझदार प्राणी ने ऐसा सोचा कि यार क्यों ना इस इलेक्ट्रॉन को जो सॉल्यूशन में ऐसे ही घूम फिर करके टकरा रहा है, क्यों ना इसको एक डायरेक्शन दे दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा किसी एक पर्टिकुलर वायर से अगर हम करा दें, चार्ज का फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, वही तो करंट होता है। तो लोगों ने सोचा कि चलो करंट प्रोड्यूस करते हैं इससे। तो इन्होंने दोनों जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे इनको अलग कर दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से अलग किया। उन्होंने बनाया एक सॉल्यूशन जिसमें जिंक के रॉड को डिप किया और उसको इलेक्ट्रोलाइट लिया ZnSO4 एक्वस, और एक और सॉल्यूशन बनाया जिसमें क्या लिया उन्होंने, कॉपर के रॉड को और डिप कर दिया, और अंदर कौन सा सॉल्यूशन लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो मेटल उसी का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट एक्वस। आ रहे बात समझ में? अब इसी प्रोसेस को उन्होंने सोचा कि भाई जिंक का काम क्या है, भाई मैंने एक्वस सॉल्यूशन दिया, जिंक का काम क्या है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि यार ये वायर है ना, इसको कंडक्टिंग वायर को ले जाकर के ऐसे जोड़ देते हैं और यहाँ रेजिस्टर रहेगा, इनको जोड़ देते हैं। और वायर क्या होता है बेटा, कंटेन्स मेटल ना, और मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहां सॉल्यूशन से हो करके इसके पास जा रहा था, वो इलेक्ट्रॉन इस बारी वायर के थ्रू जाता है। तो जिंक गोज इनटू जिंक +2 और अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ देता है, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो कॉपर की तो बेटर थी, और कॉपर इस बारी इस सॉल्यूशन में नहीं है बल्कि कॉपर दूसरे सॉल्यूशन में है। क्या समझ में आ रहा है? तो ये कॉपर क्या करता है, इस मेटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनको ड्रैग करता है अपनी तरफ, खींचता है। तो जैसे ही खींचेगा तो कॉपर क्या बन जाएगा, 0, एंड कॉपर 0 हो गया तो वो कहां चिपकेगा, इसी प्लेट पे चिपक जाता है। सो धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ अगर आप देखोगे तो कॉपर इधर जाता है, इस पे चिपकता है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचता है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी करोगे तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिंक अंदर से लगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करता है। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कन्वेंशन लेते हैं, करंट का।
लेकिन ये प्रोसेस बहुत देर तक नहीं हो पाएगा। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा बहुत देर तक? उसके पीछे कारण है, जैसे जैसे कॉपर इसमें डिपॉजिट होता जाएगा वैसे वैसे यहां प्लेट के चारों तरफ नेगेटिव आयंस का एक्सेस हो जाएगा। जो सल्फेट है वो बाहर की तरफ रहेगा। अब जो सल्फेट बाहर की तरफ है वो कॉपर को अंदर से खींच रहा होगा कि भाई अब मुझे न्यूट्रलाइज करो, आई वांट कॉपर +2। तो अब आने वाले कॉपर को यहां, और यहां क्या होगा, चारों तरफ जिंक +2 दिख रहे होंगे क्योंकि जिंक अंदर आ रहा है। तो ये प्लस 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 होने की वजह से अब अंदर वाले जिंक को पॉजिटिव फॉर्म में आने नहीं देगा। तो ये सेल इंस्टेंटली थोड़े ही मिनट में डेड हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा। लेकिन आप देखो हम जो सेल बनाते हैं वो तो घंटों घंटों चलते हैं। वो कैसे हो सकता है? तो उसमें फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि यार ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये इनकम्प्लीट सर्किट है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया। यार पूरा जब सर्किट बनता है, जब आप करंट आप पूरा पूरा देखते हो तो सर्किट ऐसा होता है ना कि भाई एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकला, रेजिस्टर है, और पूरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे और करंट इस साइड से। बोलो, ये क्लोज्ड रहता है, इधर से गया फिर एक पूरा कांस्टेंट चीजें चल रही। तो यार अब इनमें इनमें तो कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट है नहीं। तो इसके लिए दिमाग लगाया कि क्यों ना ऐसा कोई मटेरियल ले जो इन दोनों में कनेक्ट करे, और वो इस तरह का हो कि इनके जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको ये इस साइड से इस साइड जाने से भी रोके और इनको एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट भी दे। तो यहां पे कंसेप्ट आया सॉल्ट ब्रिज का। एक यू शेप्ड ट्यूब लेते हैं, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। ये एक ब्रिज है जिसका नाम क्या है, सॉल्ट। और बढ़िया से बनाना तुम, थोड़ा सिमेट्रिकल है ना। और इस ट्यूब के अंदर, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट लोगे यार, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या बेटा? ऐसा कोई स्पीशीज जो पानी में जाने के बाद ना आयंस में टूट जाए उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। नाम से क्लियर है ना, आयंस में टूट जाए। तो बहुत सारे दुनिया भर में इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें कैटायन का जो स्पीड हो उतना ही स्पीड एनायन का। इसको ट्रांसपोर्ट नंबर बोला जाता है ना, किस स्पीड से चल रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट। तो दोनों का स्पीड सेम हो कैटायन एनायन का। और उसके लिए बड़े दो फेमस इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम। अब कहोगे सर यहाँ सॉल्यूशन अगर बना दिया तो ट्यूब उल्टा करोगे तो सारा नीचे पलट जाएगा, फिर तो काम खराब। क्या करें? तो बोलते हैं इसको ना आप डायरेक्ट ऐसे नहीं, जेल के साथ मिक्स करो। कौन सा जेल? अगर अगर जेल होता है ना, अगर नाम ही है उसका, अगर अगर जेल। ठीक है, अगर अगर जेल, उसके अंदर इस इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके पेस्ट बनाते हैं एंड वो एक जेली टाइप में बना रहता है, और पाइप के अंदर अब वो नीचे नहीं गिरने वाला है। तो उसके अंदर ये सब रहते हैं इन अगर अगर जेल, इन अगर 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 जेल। गॉट इट ना? तो इसके अंदर वो प्रेजेंट रहता है। और अब देखो इसको जब उठा के आप यहां रखोगे तो बताओ यहां पे किसका एक्सेस हुआ है, किसका एक्सेस हुआ है? जिंक +2 पॉजिटिव का। तो यहां किसको अट्रैक्ट करेगा? वो किसको अट्रैक्ट करेगा? क्लोराइड आयन को। और इधर क्या एक्सेस हुआ है बेटा? सल्फेट। अरे कॉपर तो चिपक रहा है प्लेट पे, कॉपर प्लेट पे गया, क्या एक्सेस हो रहा है? सल्फेट आयन चारों तरफ एक्सेस हो रहा है। कॉपर तो प्लेट पे गया, सल्फेट आयन का एक्सेस हो रहा है। तो इधर से किसको बुलाएगा वो? कैटायन को, K+ को, NH4+ को। ये इधर की तरफ मूव करेंगे, क्लोराइड आयन इधर की तरफ मूव करेगा। अब बताओ जिंक +2 जो एक्सेस हो रहा था उसको क्लोराइड मिल जाने से थोड़ा ये शांत हो जाएगा, ठहर जाएगा। अब ये उतना स्ट्रांगली जिंक को रिपेल नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन होता चलेगा। क्लोराइड इधर आते रहेंगे, अमोनियम एंड K+ इधर डूबते रहेंगे, और ये एक कंप्लीट सर्किट हो गया। और यही है बेटा सेल जो आप रिप्रेजेंट करते हो। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो सर्किट है इसमें
ये पार्ट को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेटा एनोड। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पे क्यों नेगेटिव? क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ के जा रहा था अंदर। और कैथोड पे पॉजिटिव क्यों? क्योंकि कॉपर +2 इस पे जाके चिपक रहा है, तो प्लेट को कैसा करेगा? तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। एनोड से कैथोड पे एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल मतलब इसके अंदर मत बात करो, यही तो सेल है हमारा, ये छोटा सा रिप्रेजेंट किया। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, और इंटरनल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, बल्कि आयन सॉल्ट ब्रिज से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सबको लगता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से घूम घूम कर कैसे कर रहा है, ऐसा नहीं। क्या ये सेल डेड नहीं होगा? होगा, जब जिंक का प्लेट पूरी तरीके से खत्म। जिंक धीरे धीरे अंदर आ रहा है सॉल्यूशन में ना, तो जिंक के एटम्स इधर छोड़ के अंदर आयंस बन रहे हैं, तो धीरे धीरे एटम्स उसके खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, सारे के सारे आयंस। और जब पूरा का पूरा आयंस में कन्वर्ट हो गया तो जिंक बचा ही नहीं, तो ये रिएक्शन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं, आप लेबोरेटरी में कभी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हो तो बैटरीज वगैरह वो सप्लाई करते हैं, मतलब देते हैं आपको, और बोलते हैं बेटा जो भी उनके पास लेक्लांचे सेल वैसे यूज होता है वहां पे ना, डेनियल नहीं, लेक्लांचे। और या मान लो यही सेल अगर यूज कर रहे हैं तो बोलते सर्किट को क्लोज मत रखो, ओपन कर दो। ओपन कर दोगे, इसको ओपन कर दोगे तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, तो जिंक अब ऑक्सीडाइज होना बंद हो जाएगा, यानी बचा रहेगा। बंद किए रहोगे तो ये रिएक्शन चलता रहेगा, चलता रहेगा, आपका जो बैटरी है धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। समझ में आया? दिस इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सोचो कितना दिमाग लगाया लोगों ने, कितना सिंपल सा चीज था, कितना दिमाग लगाया कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को कॉपर को दे ही रहा है, क्यों ना वायर के थ्रू इसको डायरेक्ट कर दें, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, तो आई करंट इधर से इधर, और ये जो बल्ब लगाया है वो जल जाएगा, हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो केमिकल एनर्जी को कितना स्मार्टली उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज किया। क्या सभी को समझ में आया? फटाफट ड्रॉ करो। पहले ये केमिकल रिएक्शन लिखो, दैट व्हेन अ जिंक रॉड इज प्लेस्ड in aqueous solution of copper sulfate, when a zinc rod is placed in an aqueous solution of copper sulfate, the following changes occurs. Following changes occurs. क्या क्या following changes था? The color of solution decolorizes, और क्या? solution heat up हो जाता है, कॉपर +2 आयन डिस्प्लेस हो जाता है। ये सब अपने से लिखो। फॉलोइंग चेंजेस अगर में जो आपको समझ में आया सब लिखो एक एक करके। तो पहले आपको ये बेसिक लिखना है, ये होने के बाद फिर आना है इससे डेनियल सेल की तरफ कैसे। पूरा नोट कर लेना यहां से यहां तक, ये पूरा डायग्राम के साथ बनाना है। हाँ जी, हाँ नीचे बैठ जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई
कॉपर डिस्प्लेस होगा बेटा, कॉपर तो सॉल्युबल नहीं है ना वाटर, कॉपर का कॉइन वाटर में लो क्या होता है, नीचे बैठ जाएगा ना, तो वही डेंसिटी ज्यादा है। ये पूरा नोट कर लिया ना, दिस मेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द मेन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, एंड उसके बाद डेनियल सेल का डायग्राम बनाओ। जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर प्लेट डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड ये पूरा, और ये इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है, ये पूरा बना लो, ये सर्किट भी बना लो, यही आपका सेल है, दिस इज सेल, ये एक्सटर्नल सर्किट है। ये जो इतना बड़ा सा सेल ये बनाया, यही पूरा सेल है ना आपका, ये नीचे बस दिस इज सेल, और ये एक्सटर्नल सर्किट है, जो वायर है वो एक्सटर्नल सर्किट है। ये पूरा बन जाए तो हाथ उठाना, फिर मैं इसके आगे आपको लिखवाता हूँ। आशिता आया समझ, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिख लिया पूरा आप लोगों ने, नोट कर लिया? लिखो सॉल्ट ब्रिज, लिखो क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, लिखो इट इज यू शेप्ड glass tube U-shaped glass tube which contains
इलेक्ट्रोलाइट mixed in agar-agar gel. Mixed in agar-agar gel. The most common electrolytes used are ammonium chloride and potassium chloride. Most common electrolyte used are ammonium chloride and potassium chloride. Ammonium chloride and potassium chloride. Got it? Ammonium chloride and potassium chloride. Note करके लिखो. The electrolytes taken should be such that the transport number of cationic part is similar to the transport number of anionic part. Transport number of cationic part should be similar to the transport number of. अब बेटा ये ट्रांसपोर्ट नंबर को अभी फिलहाल आप मोबिलिटी समझो. ओके, द मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड मोबिलिटी ऑफ एनायन मस्ट बी सिमिलर. और आप समझ रहे हो कि जब तक प्लस इधर जाए तब तक माइनस इस साइड पहुंच जाए, ये है मेन पर्पस. ओके, नाउ लिखो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. क्या काम है इसका, ये पूछता है एग्जाम में बहुत बार. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? देखो पॉइंट वाइज करके लिखना. इट हेल्प्स टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. It helps to maintain electrical neutrality within the cell. It helps to maintain the electrical neutrality within the cell. लिख लिया सभी ने? बोलिए. अगला पॉइंट नोट करिए. अगला पॉइंट नोट करिए. और क्या काम करता है बोलो, लिखो. इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल. It provides the electrical contact between two half cells लिख लिया. It only allows ions to migrate freely. It only allows ions to migrate freely. Ions मतलब समझ रहे हो, जैसे K प्लस और नाइट्रेट आयन और ये सब थे. It only allows ions to migrate freely while preventing the mechanical flow of the solution. While preventing the mechanical flow of the solution. मतलब इसके सॉल्यूशन को इससे मिक्स होने से भी बचाता है. ठीक है, गॉट इट. और क्या करता है लिखो. इट हेल्प्स टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस इन टू हाफ सेल. उसी को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मैंने बोला था. इट हेल्प्स to maintain the charge balance in two half cell. Got it ना? अगला लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. A
A salt bridge helps to minimize liquid junction potential between the solution in the half cells. देखो मेनली तो काम यार वो चार्जेस को एक्यूमुलेट करने से बचाता है। अगर वो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया ना तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो सकता है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज और एलिमिनेट, आप समझ सकते हो, द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप्ड इन द हाफ सेल। क्लियर? इसके इतने सारे रोल हैं, सभी को समझ में आ गया? ये डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया सभी को? हाँ। अब बेटा ये जो मैंने हाफ पार्ट लिए है ना इस साइड को, इसको एनोड बोलते हैं और इसको कैथोड बोलते हैं। सो व्हाट इज एनोडिक हाफ सेल? एनोडिक हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट aqueous solution. Got it now? Cathodic half cell consists of copper rod या copper electrode dipped in, समझ में आया? क्लियर हुआ ना? इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। लिखो ये बात। लिखो, there are two parts in electrochemical cell. पहला लिखो कैथोड एंड दूसरा क्या है? एनोड। हाउ विल वी आइडेंटिफाई कैथोड? यहां तो चलो मैंने बता दिया, कैथोड क्या है? ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या बोलते हैं? वैसे ये इनफ डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे तो चार्ज वाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर कैथोड क्या है? तो आप ये समझ लो, कैथोड ऐसा जगह है जहां पे रिडक्शन टेक्स प्लेस, कॉपर +2 एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग, लिखो, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल cathode have positive charge and anode have negative charge. Cathode have positive charge and anode have negative charge. सभी को समझ में आया? अगला इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए आप, देखो, on cathode reduction takes place, whereas on anode oxidation takes place. ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये यूनिवर्सल है, मतलब चार्जेस हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अलग अलग हो जाए, और होता भी है इनफैक्ट। कैथोड एनोड के चार्जेस जो यहां पे है ना, इसका ठीक उल्टा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। लेकिन ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये फिक्स्ड है। अगर जहां कैथोड हो रहा है वो, जहां रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा? कैथोड, और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा?
आ गया क्या सबको समझ में मेरी बात? क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें नहीं है? ओके जी। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है? देखो, अगर आपने ध्यान दिया इसमें, तो इस पूरी कहानी में हो कुछ ऐसा रहा है कि हमने जिंक को एक इलेक्ट्रोड लिया, ये इलेक्ट्रोड, मेटल प्लेट को ही इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और अंदर जो मैंने पोर्शन लिया वो क्या था? जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो किसी भी मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब आप डिप करते हो, तो दो में से एक प्रोसेस की टेंडेंसी डोमिनेटिंग होती है, या तो ऑक्सीडाइज होने की, या तो अब आपको अभी पता है कि जिंक हैव टेंडेंसी टू गो इनटू जिंक प्लस 2 फॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, इजंट इट? तो अगर जिंक अंदर आके जिंक प्लस 2 के फॉर्म में इकट्ठा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन यहां यहीं छूटते जा रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद आप सिर्फ यही पार्ट देखो, ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और इसके चारों तरफ आयंस कैसे डेवलप हो जाएंगे? सिर्फ वही पार्ट देखो, बाकी सब दुनियादारी पे ध्यान मत दो। तो बताओ, क्या लेयर्स बन गए डबल लेयर? बोलो, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गया, नेगेटिव लेयर एंड इन दोनों लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सिलेंड्रिकल शेप जैसा समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these electrical double layer is known as electrode potential. Potential difference between this. So इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है एंड इलेक्ट्रोड पे चार्ज नेगेटिव, जैसे कॉपर वाला जो हमने प्लेट लिया था, उसके अंदर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट कॉपर आयन है, उसकी टेंडेंसी होती है इधर डिपॉजिट होने की, एंड जब कॉपर प्लस 2 डिपॉजिट हो जाएगा तो उसके चारों तरफ कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? यानी इसको अगर मैं विजुलाइज करूं तो कुछ कहानी ऐसी है कि ये जो प्लेट है, इस पे प्लस 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 चार्ज अंदर, और एक डिस्टेंस पे माइनस 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 माइनस, ये कौन है? सल्फेट है। तो यहां जो एक
डबल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो मतलब अगर मैं जनरल एक बात करूं तो कोई भी मेटल को अगर इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला गया है M+N, तो इसकी दो टेंडेंसी है, या तो ये M से इधर आए और या तो इस साइड से इस साइड। डिपेंड करता है इसकी एक्टिविटी कैसी है, उस हिसाब से इन दोनों में से कोई भी चीज ये फंक्शन करता है। लिखना शुरू करो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल difference in potential between the electrode and the electrolytic solution in which it is dipped. Electrode or electrolytic solution in which it is dipped. अब ये जनरेट क्यों होता है, तो और करके लिख सकते हैं इसको, और it is the potential difference between the electrical double layer formed electrical double layer formed, बस that's it। कहां पे फॉर्म होगा, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन में ही होगा। इसको डायग्राम बना के लिख लेना, वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। So it is the potential difference between the electrical double layer formed, कहां पे, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसलिए वर्ड यही दोनों आ रहे हैं। इलेक्ट्रोड पे एक चार्ज होगा, सॉल्यूशन पे दूसरा चार्ज होगा। प्लीज शो द डायग्राम नाइसली। कर लिया? जा सकता है, वही तो मैंने बोला कि दोनों में से कोई भी टेंडेंसी हो सकती है, लेकिन अब हमने डेनियल सेल में देख लिया कि कौन सी टेंडेंसी है, इसलिए हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। अदरवाइज कोई जनरल मेटल लेते, उनमें दोनों में से कोई भी टेंडेंसी डोमिनेट कर सकती है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से फायदा है क्या, कुछ पता चलेगा? तो हाँ जी, पता चलता है ना कि मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है या रिड्यूस होने की। मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है या रिड्यूस। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये मेजर कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है, इजंट इट? क्या ये मेजर कर पाना आसान है? ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, क्या इसको कोई वायर लगा के कनेक्ट करके कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करते हैं, तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या टर्म डिफाइन कर रहे हैं? हाँ, हेडिंग डालो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बिठा दो ये। अब तुमको दिखाता हूं एक इलेक्ट्रोड बड़ा यूनिक है ना, उसके रेस्पेक्ट में ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है। तो देखो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो कायदे से हम दो हाफ सेल को कनेक्ट करके उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है। हाफ सेल पोटेंशियल को मेजर करना इज अ वेरी इम्पॉसिबल काइंड ऑफ टास्क। तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया जाता है और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन SHE। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया कैसे जाता है। आप सोचो हाइड्रोजन कोई मेटल थोड़े है। क्या हाइड्रोजन कोई मेटल है? नहीं भाई, कुछ लोगों को लग रहा हो तो बताओ मुझे। ये देखो एक ग्लास ट्यूब ले रहे हैं और यहां पे प्लैटिनम, ये प्लैटिनम का पार्ट होता है, स्ट्रिप ऑफ प्लैटिनम कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। मतलब यार प्लैटिनम ब्लैक का मतलब होता है फाइनली डिवाइडेड जो पाउडर है उसको इस पे चिपकाया गया, ये प्लैटिनम। और यहां पे भी हम लेते हैं प्लैटिनम के वायर और उसके ऊपर भी कोटिंग रहती है प्लैटिनम ब्लैक। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बता रहा हूं बनाया कैसे जाता है। और इस साइड से हाइड्रोजन को बबल करते हैं 1 बार प्रेशर पे, 1 बार प्रेशर नियर टू 1 atm प्रेशर। और इसको डिप करके रखते हैं पूरे चीज को aqueous solution which contains H plus such that it should be 1 molar। मतलब आप इसमें HCl ले लो 1 मोलर, उसमें H plus 1 मोलर मिल जाएगा। H2SO4 हाफ मोलर लोगे तो H plus 1 मोलर मिल जाएगा, क्योंकि H2SO4 2H plus। तो ऐसा यहां पे अंदर लेके रखते हैं। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस इज SHE। शी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो अब इसका यूज करके हम हाफ सेल पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। अब कैसे? तो देखो इसके साथ कनेक्ट करेंगे दूसरे इलेक्ट्रोड को। कौन से इलेक्ट्रोड को लेके चले? मान लो मैंने जिंक को लेना है, तो जिंक यहां रखते हैं, अंदर ZnSO4। अब इसको भी स्पेसिफाई करना है 1 मोलर। स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं ना। और इनको ऑब्वियसली किससे कनेक्ट करना है फिर? समझ गए ना तुम लोग किससे? हाँ, नहीं तो गेम हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद कहानी खत्म हो जाएगी। अब बताओ, अगर ऐसा चीज डेवलप कर दिया तो नेचुरली इनके बीच में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। डिपेंड करता है कौन एक्टिव है कौन नहीं, उसके हिसाब से। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। वी हैव सेवरल इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। पोटेंशियोमीटर है हमारे पास, वोल्टमीटर डिवाइस है, बहुत सारे हैं। और इनके बीच का जो डिफरेंस हमारे पास आता है उसी को बोलते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। हाउ अबाउट दिस? यही हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसी को हम क्या मानते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट। और इसकी वैल्यू को कितना मानते हैं? 0।
इसको कन्वेंशनली असाइन करते हैं 0 वैल्यू। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एंड उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग 0 असाइन करते हैं। लिखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द difference of potential of an electrode in standard condition of an electrode in standard condition। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है बेटा, वो अभी मैं नीचे लिखवाऊंगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ what? Potential in standard condition with respect to standard hydrogen electrode SHE, with respect to standard hydrogen electrode, with respect to standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लिख लिया आप लोगों ने? एंड दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एवरीवन। एंड स्टैंडर्ड कंडीशन नीचे लिख लो, स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स ऑल द पार्टिसिपेटिंग chemicals must be present in 1 molar concentration। इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, 1 molar concentration, and gases must be at 1 bar pressure। जितने केमिकल हो वो सब कितने होने चाहिए? 1 मोलर में। केमिकल का मतलब यहां पे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। मस्ट बी 1 मोलर एंड द गैसेस मस्ट बी एट 1 bar एंड दे शुड बी टेकन एट अ डिफाइंड टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर। दे शुड बी टेकन एट फिक्स्ड टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर कितना लिया जाता है? यूजुअली टेकन एज रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। दे शुड बी एट फिक्स्ड टेम्परेचर, यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। क्या सभी को बात समझ में आ गया? बोलो। अब ये डायग्राम बना करके देख लेना इसके हिसाब से। यहां पे आप कॉपर भी ले सकते हो ना, तो यहां कॉपर सल्फेट कर दोगे। जैसा मेटल वैसी कहानी। कॉपर ले लिया तो कॉपर सल्फेट, जिंक ले लिया तो जिंक सल्फेट। हाँ, प्लैटिनम, अच्छा क्वेश्चन है ये। प्लैटिनम क्यों लेते हैं? क्योंकि प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में। तो इसमें पार्टिसिपेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन चेंजिंग इनटू H+ आयन और H+ आयन चेंजिंग इनटू, समझ गए ना? किया जा सकता है बेटा, ग्रेफाइट भी लिया जा सकता है, ग्रेफाइट भी लिया जा सकता है, क्योंकि इनका रोल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेना और देना और कुछ नहीं। बट इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो कहीं पार्टिसिपेट ना करने देते। तो इन मेटल्स में सबसे बढ़िया मेटल कौन सा है हमारे पास? प्लैटिनम। ओके, अब देखो, अब मेरी बात समझना, ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर तो कर लिया,
कॉपर के साथ मेजर कर लिया, जिंक लाना हो तो जिंक के साथ मेजर कर लिया। मान लो ये SHE है एंड इसके साथ मान लो मैंने जिंक इलेक्ट्रोड लेकर के मेजर कर लिया। अब इसका भी भाई पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आता कितना है वो भी मैं बता दूं क्योंकि मुझे याद है ये वैल्यू। इसका कॉपर के साथ होता है 0.34 वोल्ट और जिंक के साथ अगर जिंक वाला प्लेट लेके चल रहे हो तो ये होता है 0.76 वोल्ट। दोनों जोड़ो कितना आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि यही होता है, डेनियल सेल का वोल्टेज इतना ही होता है, इसलिए मैं चेक कर रहा था। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि सर इनमें कोई साइन नहीं होता है क्या? क्योंकि हो सकता है भाई H के रिस्पेक्ट में कॉपर +2 से 0 में जा रहा हो और इसमें हो सकता है जिंक से जिंक +2 जा रहा हो। मतलब किसी में हो सकता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में एक रिड्यूस हो रहा हो तो दूसरे में हो सकता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो देखो वर्ड क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज अ मेजर ऑफ अंडरगोइंग इनटू रिडक्शन, रिड्यूस होने की टेंडेंसी को ये बताता है। तो अगर कोई इसके रेस्पेक्ट में रिड्यूस हो रहा है तो उसको पॉजिटिव साइन, और अगर इसके रेस्पेक्ट में कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको साइन जैसे यहां नेगेटिव साइन दिया जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इंटरेस्टिंगली इस साइड से इस साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तभी आ सकता है जब जिंक अंदर जा रहा हो और अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ रहा हो। जिंक इज गोइंग इनटू जिंक +2 एंड लीविंग इट्स इलेक्ट्रॉन हियर ओनली, सो दैट इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम हियर टू देयर। ध्यान रखना, एक कंपार्टमेंट में अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे में होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन एक में और दूसरे में ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने जाएगा कहां? एक ऑक्सीडाइज तो दूसरा। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, इसको बढ़िया से दिमाग में बिठाना है। सभी को समझ में आ गया? बोलिए ओके जी। तो अब जो भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिड्यूस होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आता है और उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव मानते हैं, और जो इनके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूस हो नहीं रहे हैं तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिवली आता है। और ऐसे ऐसे हर एक मेटल को ला ला करके एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे पूरा एक टेबल बनाया गया है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। क्या समझ में आया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप अगर देखोगे तो इस पूरे सीरीज में सभी का वैल्यू दिया हुआ है। E0 ऑफ लिथियम प्लस से लिथियम, ये जो सीरीज दी हुई है वो सभी के रिडक्शन पोटेंशियल को डिनोट करता है। देखो Li प्लस से लिथियम जा रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव से 0 जा रहा है। सबसे ज्यादा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की किसकी होती है? मैग्नीट्यूड वाइज, साइन वाइज नहीं, लिथियम की। टेबल टॉपर है ये। और धीरे 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 सबसे खराब किसका होता है? फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन F- से F2 नहीं जाना चाहता बल्कि उल्टा F2 से सबसे खराब, सॉरी मतलब अगर मैं रिडक्शन की टेंडेंसी देखूं तो सबसे ज्यादा किसका है? एक मिनट, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी है? F2 की है। और सबसे कम टेंडेंसी किसकी है रिड्यूस होने की? लिथियम की। यहां नेगेटिव में वैल्यू होता है, -3 पॉइंट समथिंग होता है। टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ कोई देख के वैल्यू बताएगा क्या? इफ एनीवन ऑफ यू हैव ब्रॉड एनसीईआरटी, चेक करो, उसमें रेडॉक्स में टेबल होगा। चलो से कोई नहीं लाया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो। अब ये पूरा टेबल में आप देखोगे यहां पे एक जगह जहां पे हाइड्रोजन है H+ से H2, यहां पे वैल्यू 0 असाइन किया गया। होना भी चाहिए क्योंकि यही तो हमारा क्या था? रेफरेंस था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ही ये वैल्यू क्या है? 0। गॉट इट?
लिखो नोट करके। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is a measure of standard electrode potential is a measure of standard reduction potential. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बता रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मींस टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस विथ रेस्पेक्ट टू किसके बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सारा कहानी यही है, विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। अगर आपको पूछे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए लिखा है इज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस with respect to standard hydrogen electrode. Okay, any electrode which have tendency to reduce with respect to SHE gets a positive sign, और जिसका टेंडेंसी कैसा होता है ऑक्सीडाइज होने की SHE के रेस्पेक्ट में, उसको साइन कैसा मिलता है? तो ये प्लस माइनस साइन कैसे लगाया जाता है समझ में आ रहा है? जो भी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू SHE दैट विल गेट अ पॉजिटिव साइन, एंड जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू SHE उसको साइन कैसा मिलेगा? नेगेटिव। लिखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर एन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, या फॉर एन इलेक्ट्रोड लिख लो, उतना भी बहुत है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर एन इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू SHE, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको साइन कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। अगला लिखो, अगला लिखो, इफ नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन with negative sign, is taken with negative sign if there is oxidation taking place on the electrode, if there is oxidation taking place on the electrode, there is oxidation taking place on the electrode with respect to किसके रेस्पेक्ट में बेटा? विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या सभी को समझ में आ गया? SH गॉट इट? एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, कॉपर अंडरगोज रिडक्शन, मतलब अगर आप CuSO4 लिए हो तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एंड ये क्या बन जाएगा? कॉपर, एंड ये क्या बन जाएगा? H+। अगर यहां कॉपर +2 ले रहा हूं, या इसको सिर्फ इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, मतलब ये रिएक्शन होता है, कॉपर +2 अंडरगोज रिडक्शन विथ रेस्पेक्ट टू SHE, मतलब
ये जीरो में जाता है और ये जीरो से कहां जाता है, प्लस। ये ऑक्सीडाइज होता है, ये रिड्यूस, एंड दैट्स व्हाई द कॉपर इलेक्ट्रोड इज असाइंड एज E naught of copper plus 2 to copper is assigned a value of 0.34. How did we get this 0.34 value? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके, सेल बना करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके। टेंशन ये था कि पॉजिटिव दिखाऊं कि नेगेटिव, यही हमें सोचना था। Whereas जिंक इलेक्ट्रोड E naught of जिंक 2 plus 2 जिंक, ये देखो यहाँ रिडक्शन हमेशा लिखना चाहिए, is assigned as negative value 0.76 वोल्ट। मतलब कहने का जिंक undergoes oxidation and H plus ion undergoes reduction when taken with SHE। ये सेल रिएक्शन, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो 2 H plus आयन लेके H2 बनता है। मतलब जब आप जिंक ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं, लेकिन जब आप कॉपर ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड जाते हैं। ये फर्क है, इसलिए इनमें साइन का फर्क है। इज दैट क्लियर? तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, एंड दैट्स व्हाई वी आर असाइनिंग अ नेगेटिव साइन टू द पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू। डिड यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? बोलो। तो अब बताओ, जनरली मेटल आर नोन फॉर व्हाट? They will undergo oxidation or reduction? Oxidation. So there are very less metal जिनमें रिडक्शन की टेंडेंसी, बहुत गिने चुने। ज्यादातर मेटल जितने तुमने पढ़े हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के, मैक्सिमम मेटल किधर जाना चाहते हैं? ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे देखोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है, हाइड्रोजन के ऊपर मोस्ट ऑफ द मेटल्स रखा गया है विद नेगेटिव साइंस, और नीचे देखोगे तो बहुत कम। कौन कौन है पता है? पूरे 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, कॉपर एंड जिंक। इस पूरे सीरीज में एक ही इडियट है, कौन? कॉपर। सिर्फ वही ऐसा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। 3D सीरीज में जितने भी मेटल हैं सभी के सभी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी खुद ऑक्सीडाइज होने की है, रिड्यूस होने की नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है अच्छे से? वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। ओके, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि मोस्ट ऑफ द मेटल गेट दिस। और कौन है इडियट्स की सीरीज में? और भी कोई है? हाँ जी, कौन है? कॉपर है, उसके नीचे मर्क्यूरी है, उसके नीचे सिल्वर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ जी, गोल्ड भी है, प्लैटिनम भी है। ये सिर्फ इतने ही इडियट्स हैं, बाकी जितने मेटल है उन सबकी टेंडेंसी क्या होती है? ऑक्सीडाइज होने की होती है। इसलिए कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि बताओ प्यारे बच्चों, कॉपर को HCl में डालने से क्या ये रिएक्शन होगा? तो आप तुरंत मना करना, बिल्कुल नहीं। कॉपर 0 से +2 स्टेट में नहीं, बल्कि +2 स्टेट से आना चाहता है, तब जब यहां पे H+ ही सिर्फ पार्टिसिपेटिंग हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप मेरे से झगड़ा करने लग जाओगे, बोलोगे सर आप सब गलत सलत पढ़ाते रहते हो, जो मन में आया क्लास में बकते रहते हो। ये कॉपर HNO3 के साथ रिएक्ट करके तो कॉपर +2 में जाता है, और आपने रेडॉक्स में बैलेंसिंग भी कराया है इसका। क्या मजाक है ये मजाक नहीं है। यहाँ HNO3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ये बहुत पावरफुल हो जाए ना, तो लेजी फेलो को भी एक्टिव फेलो बना सकता है। इट्स द पावर ऑफ दैट एजेंट। समझ गए ना? तो ये HNO3 का कमाल है। इसलिए देखो H+H2 नहीं बना रहा है, बल्कि नाइट्रोजन +5 से +4 जा रहा है। इसलिए कॉपर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। एग्जांपल HCl। HCl में क्या H+ के अलावा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HCl में? नहीं है। कहां गया मेरा HCl? कहां? ये रहा।
Cl इज प्रेजेंट इन -1 स्टेट, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? अरे क्लोरीन अपने लोवेस्ट स्टेट में है, अब क्या जान लोगे इसको -5 लेके जाना है? चांस ही नहीं है, ये अपने लोवेस्ट स्टेट से ऊपर जाता है, यानी ऑक्सीडेशन, यानी ये काम कैसा करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग। कैन यू गिव मी फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स? Taranpreet, can you give me few more examples of non-oxidizing acids? H2SO4 but in dilute condition. और बताओ, H3PO4 is right answer. HiHBr, yes of course, H2S। तो ये सब किसी स्पीशीज से कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ। HNO3 या H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो समझ में आया? HClO3, HClO4 उनसे रिएक्ट करेगा क्योंकि वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है। तो ये इडियट ही, लेकिन इसको फिर अच्छा बनाने का काम किसका है? HNO3 का। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? पूरी बात आपके दिमाग में अच्छे से घुस गई? बोलो। अब जो हमारा आखिरी काम है वो इसके अंदर क्या है? बैटरी का पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, जैसे डेनियल सेल हो गया, लेक्लांचे सेल हो गया, या कोई भी हो गया, बस उसको समझ लेते हैं एंड देन वी आर डन विद दिस टॉपिक। ओके, चलो ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने? करो यार नोट, इतनी अच्छी अच्छी बात बताई मैंने। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। मेटल्स विथ पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेटल्स विथ पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लाइक कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, सोना चांदी, ये सब वही लेजी फेलोज ही हैं। कॉपर, देखो एक पूरा सीरीज ही पूरा लेजी है। देखो कॉपर, AgAu, इजंट इट? ये तीनों एक ही में बिलोंग करते हैं ना, ये पूरे लेजी फेलोज। जिंक अच्छा है, कैडमियम भी अच्छा है, Hg बेकार है, ये अपने सीरीज में इसको इन्वॉल्व कर ले। प्लैटिनम, प्लैटिनम कहां आता है? निकिल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, ये देखो कितना बढ़िया है ना, इसे याद रहेगा तुम लोग को। टी शेप है उल्टा करके, कॉपर वाला उसमें लाइनिंग है और अगल बगल वाले एक एक चिपका दो, एक मर्क्यूरी और एक। सो द लिस्ट ऑफ मेटल्स विथ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, या फिर बोल सकते हो पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लिख लो। मेटल्स विथ पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मेटल्स विथ पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ रिडक्शन टेंडेंसी। मेटल्स विथ पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पॉजिटिव स्टैंडर्ड व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल। आया क्या आपको समझ में? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिया सभी ने? क्या अब इसके आगे क्या? डू नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, डू नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। अब उसको कहानियों में लिखो, दैट इज, अच्छा वो लिस्ट भी तो नोट कर लो, कौन से लिस्ट हैं? कॉपर, AgAu, Hg एंड Pt, कॉपर, AgAu, Hg एंड Pt। पता है इसका कॉपर का कितना है? +0.34 वोल्ट। सिल्वर का कितना पता है? 0.8 वोल्ट। सब याद हो गया मुझे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये सारी वैल्यूज दिमाग में बैठ। तुम भी थोड़ा अवेयर होकर के करोगे तो आएगा। मैंने देखा अभी भी कई बच्चों का है कि
अभी अगर कोई केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगा तो 10 पेज पलटेंगे पीछे, कहाँ लिखवाया था यार, अच्छा sp3d में dz², अब वहां पे लिखे। ऐसे पढ़ाई करना बंद कर दो बेटा, पेज पलटने वाली पढ़ाई सबसे खतरनाक होती है। आप अच्छे से उस मोमेंट को दिमाग में बिठाओ एंड फिर ये कॉन्फिडेंस के साथ कि अब मुझे याद हो गया, एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है? तब आपको रिटेन रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज से करीब 4 महीने पहले मैंने पढ़ाया है बच्चों को, और उसके डेटा तब यूज किए थे तो वो अभी भी दिमाग में बैठा हुआ है। तो साल में सिर्फ 1-2 बार पढ़ाना होता है, एक ही बार पढ़ाना होता है, 2 बार कहां से? 12th वाले बच्चों को ही पढ़ाना होता है ना, वंस इन अ ईयर, एंड वो वैल्यू दिमाग में बैठ गई है। तो ये आपके साथ भी तभी होगा जब आप ना ऐसे पन्ना पलट पलट करके नहीं करोगे प्रॉब्लम्स को, उसको पहले अपने पास दिमाग में बिठा लोगे एंड फिर प्रॉब्लम में अप्लाई करोगे, बार बार यूज करोगे तो बैठ जाएगा। इज दैट क्लियर? आइए चलिए, तो आपको यहां तक क्लियर हो गया। दिस है 0.8, इनकी वैल्यूज का ज्यादा यूज होता नहीं इसलिए दिमाग में है नहीं, प्लैटिनम एंड ये सब, ये दोनों तो खैर यूज में आते हैं, जिंक भी यूज में आता है इसलिए उसका भी वैल्यू ध्यान था। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, जिसका वैल्यू क्या होता है, 0, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है। जिंक की वैल्यू ऊपर वाले कितनी है, -0.7 वोल्ट। एंड ऊपर जाते जाते लिथियम इज द टेबल टॉपर, -3 आई थिंक 05 या ऐसे ही कुछ होता है। किसी के पास मिला क्या टेबल? नहीं मिला? लिखो, टेबल होगा, मैं टेबल अभी आपको ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो ऑर्डर भी लिखवाना है मुझे। थैंक यू। आप लिथियम का देखो, वैल्यू है -3.05। सही तो बोल रहा था यार, क्या बात है, शाबाश, गॉट इट, -3। जिंक का -0.7 वोल्ट लिखा। अब जिन लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट है, सर मुझे ना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स जानने में बहुत मजा आता है मुझे, तो वो लोग ये टेबल रेफर करो, ये टेबल रेफर करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। जो ऊपर होंगे, आई मीन ऊपर नीचे का मतलब वैल्यू वाइज देखने की बात कर रहा हूं मैं, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। जितना ज्यादा नेगेटिव हुआ उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी Li से Li प्लस जाने की टेंडेंसी होगी, खुद ऑक्सीडाइज होगा तभी तो रिड्यूस। और जितना ही रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसकी है, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फ्लोरीन की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2.87 वोल्ट F2 की। जो फ्लोरीन सबसे नीचे में बता रहा था यहां पे, ये वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव में 2.87, और सबसे खराब किसकी दी हुई है, लिथियम की। तो लिथियम जो नेगेटिव वाले हैं वो सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं वो सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब देखो वहां पे KMnO4 का भी दिया है 1.51 वोल्ट, H2O2 का भी दिया हुआ है 1.78 इन एसिडिक मीडियम, गोल्ड का भी दिया हुआ है, क्लोरीन का भी दिया हुआ है, तो सारी वैल्यूज है इस टेबल में, ठीक है? गॉट इट? चलो अब मिटा दूं ये सारा पूरा कहानी। अब मैं आपको टेबल में थोड़ी सी वैल्यूज, बस कुछ कुछ वैल्यूज, ताकि आपको जब नोटबुक रेफर करो तो कायदे का चीज समझ में आए।
देखो बेटा, ध्यान दो इधर, F2 accepting 2 electron and forming 2F minus. I am giving you E naught in volt, और इसी को क्या बोलते हैं, E naught रिडक्शन, क्योंकि रिड्यूस होने की टेंडेंसी है ना, ये सारा रिडक्शन है, देखो यहां पे इन सभी का रिडक्शन है। तो मैं कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, जैसे ये 2.87 लिख लो वोल्ट में। उसके बाद देख लेते हैं, मैं सिर्फ ना जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उनको लिखवा दे रहा हूं, जैसे MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग व्हाट, Mn2 प्लस। ये सुनो, ये जो रिएक्शन है, यानी अगर आप यहां पे देखना चाहो तो इट इज गोइंग F2 टू F माइनस एंड दिस इज गोइंग MnO4 माइनस to Mn plus 2. That's how we should represent. कि इधर से इधर, लेफ्ट से राइट हमेशा देखने की कोशिश होती है। Now this value is how much बेटा? This value is 1.51 वोल्ट। चलो ये तो एलिमेंट था, हमें एलिमेंट का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। फिर देखो, क्लोरीन इज अगेन अ वेरी पावरफुल, Cl2 से Cl माइनस, यानी क्लोरीन एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग 2 Cl माइनस। इसकी जो वैल्यू है वो भी अच्छी खासी है, कितना है, 1.36 वोल्ट। इसके बाद देखो मैं लिख रहा हूं यहां डाइक्रोमेट्स। क्या आप लोगों को ध्यान है डाइक्रोमेट कहां जाता है बेटा, बोलो जल्दी। क्रोमियम 3+ में। नेचुरली ये एसिडिक मीडियम में है, H+ में। अरे याद नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को, Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स क्रोमियम 3+। मतलब बैलेंस करके, अब वाटर वगैरह नहीं लिखा है वरना हाफ रिएक्शन में। और इसकी वैल्यू है कितनी, 1.33, बड़ी नजदीक है, इसके बहुत नजदीक है। मतलब क्लोरीन इज बेटर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन, मतलब इनके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी है ना ये, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज ऑक्सीडाइज, नॉट दिस वन, दिस वन। एंड ऐसे करते जाओगे, आयोडीन का बड़ा हालत खराब है, हालांकि आयोडीन के पास भी अपना है वैल्यू। मैं यहां पे आपको सिल्वर का भी दिखा देता हूं, एंड फिर आयोडीन Ag+ से Ag, यानी सिल्वर आयन एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकमिंग Ag, एंड दैट वैल्यू इज गिवन टू यू एज 0.8, एज आई टोल्ड यू, 0.8 वोल्ट। एंड यहां मैं I2 का दिखा दे रहा हूं आपको। I2 से I- जब बनता है, बात नहीं बेटा, बिल्कुल बात नहीं, 2I-, I2 से जो 2I- बन रहा है वो वैल्यू होती है 0.54। तो मतलब ये भी एक ओके टाइप में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। I2 इसलिए देखो सबसे नीचे होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर में, मतलब F2Cl2Br2 I2 में। इसके बाद कॉपर +2 से कॉपर, यानी Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग कॉपर, और ये वैल्यू 0.34, एज आई टोल्ड यू। ये वैल्यू इसको मार्क करके रखना।
काम आते हैं ये सब। अच्छा, उसके बाद ऐसे नीचे आते जाएंगे, फिर आता है हमारा H प्लस वाला, जिसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, और इसके नीचे कुछ मैं आपको वैल्यूज दे दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंक +2 जिंक, अब यहां से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। जिंक डू नॉट हैव टेंडेंसी। सो कभी आपसे पूछ ले कि बताओ नेगेटिव होना रिडक्शन पोटेंशियल क्या डिनोट करता है, मतलब वो रिडक्शन प्रोसेस फेवरेबल नहीं है, वो क्या चाहता है, ऑक्सीडाइज होना। ऐसे ही एल्यूमिनियम ले लो तो -1.66 है, -1.66, इतना खराब है। और ऐसे ही डॉट 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 करते चले जाओगे तो लास्ट में लिथियम लेके चल रहे हैं, Li प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, यानी Li प्लस से Li प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग लिथियम, and this value is -3.05. अब ये जो नीचे है आप लिख सकते हो लिथियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव। ये खुद क्या होना चाहते हैं, सिंस देयर रिडक्शन potential is negative, so they don't want to get reduced, don't want to get reduced, they have tendency to go oxidation, they prefer getting oxidized, and hence good reducing agent। और वहीं ऊपर की कहानियां लिखोगे तो F2MnO4 माइनस KMnO4 क्लोरीन K2Cr2O7 are good oxidizing agent। Because their reduction potential is positive, so they have greater tendency to get reduced। सभी को समझ में आ गया ये बात। अब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, एंड वो क्या है, सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं अगर दो हो गया, या इसके एप्लीकेशन पे भी हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ, हाँ जल्दी बनाइए।
गॉट इट एवरीवन? चलो नोट कर लिया सभी ने? हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ सुनो ध्यान से, सुनो। जैसे मान लो कभी आपको क्वेश्चन आ गया, सुनो ध्यान से, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दो तरह के इसमें क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। एक तो ऐसा कि जैसे मान लो ऐसा पूछेगा कि यार ये बताओ, मान लो मैंने सिल्वर ऐड कर दिया और यहां कॉपर का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट, तो बताओ क्या कोई रिएक्शन होगा? क्या सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? या पूछेगा ऊपर कॉपर रख लिया और अंदर यहां पे सिल्वर नाइट्रेट रख लिया, क्या ये हो पाएगा? तो नेचुरली दोनों में से कोई एक तो होगा। अब अगर मैं वैल्यू देखूं तो यार कॉपर का भी पॉजिटिव में है और सिल्वर का भी पॉजिटिव में। अब कैसे डिसाइड करें? तो देखो, हाँ बिल्कुल सही, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव है उसका वो प्रोसेस ज्यादा फिजिबल है। इसका 0.8 है ना, 0.8 क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब सिल्वर हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, और सिल्वर अगर रिड्यूस हुआ तो कौन ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा? कॉपर को। तो कॉपर यहां से, कॉपर व्हेन टेकन विथ AgNO3 विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर विल बी डिस्प्लेस्ड इन दिस। तो ये पॉसिबल है, ये रिएक्शन नहीं होगा। समझ आया? कैसे देखना? बड़ा सिंपल सा है। आपको ये वैल्यू मैंने ऐसे लिखा है, कभी कभी ये उल्टा करके दे देगा, पता है आपको? ऐसे दे देगा E0 ऑफ Ag टू Ag प्लस, बताओ कितना लिखूंगा मैं? Ag प्लस टू Ag कितना है? 0.8। तो Ag से Ag प्लस का कितना होगा? -0., ऐसा लिखा रहेगा। समझ गए ना?
और ऐसे ही मैं लिख दूंगा किसका, ऐसा लिखा रहेगा ई नॉट ऑफ कॉपर टू कॉपर प्लस 2, बताओ कितना लिखूंगा, -0. अब मैं पूछूंगा ये बताओ इन दोनों में से कौन सा है, फिर दिमाग चक्कर में आ जाएगा तुम लोग का, यार ये क्या हो गया, दोनों ही नेगेटिव। मैं बार बार समझा रहा हूं, ये कौन सा प्रोसेस लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन। जो प्रोसेस लिखा हो उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखो, बताओ इन दोनों में हायर टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन किसका है। तो नेगेटिव में ना दिखाई देना तो उसको पॉजिटिव कर लो, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा फील आता है। वैसे जो समझदार है उनको पता है नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू उतना कम होता है वो। इसका मतलब सिल्वर का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी कॉपर से भी कम है, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर। और देखो यही हो रहा है क्या, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो सिल्वर इज गेटिंग। आपको नेगेटिव में दिक्कत आए तो मैं बोलूंगा तुरंत उसको साइन पलट लो, दूसरा फॉर्म लिख लो, मतलब इसको आप तुरंत कन्वर्ट कर लो, Ag+2 Ag का वैल्यू लिख लो कितना 0.8, एंड ये कॉपर +2 से कॉपर का वैल्यू। अब तुम्हें दिख जाएगा कि रिडक्शन किसका होगा, सिल्वर का, तो किसका होगा, ऑक्सीडेशन, कॉपर का। एंड दैट्स हाउ वी आर सपोज टू डू। डिड यू अंडरस्टैंड। ऐसे करके हमें समझना पड़ेगा। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि एक कॉम्बिनेशन दे देगा, बोलेगा बैटरी बनाओ, कैथोड पार्ट बनाओ, एनोड पार्ट, सच दैट कि मैक्सिमम पोटेंशियल मिल पाए, मैक्सिमम पोटेंशियल। अब जैसे मान लो इसी जगह पे ये जो वैल्यूज थी, मान लो मैंने ऐसा कुछ ले लिया होता, मैंने 3 मेटल ले लिए होते, मैं बोलता कि बेटा देखो तुमको ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, Ag+ से Ag, ऐसे करके लिखा। ध्यान रखना हमेशा ऑर्डर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू 0.8 वोल्ट, E0 कॉपर से, सॉरी कॉपर +2 से कॉपर, ये कभी कभी ना उल्टा सीधा भी लिखा रहता है तो उसको एक फॉर्म में चेंज करना हमेशा, 0.34 वोल्ट, एंड देन लिखा रहेगा जिंक से E0, जिंक +2 से जिंक, -0.7 वोल्ट, सॉरी 76 वोल्ट, एंड E0 ऑफ, ऐसे ही करते जाओगे। एल्यूमिनियम का मान ले लिया -1.6, -1.66 ना। अब पूछेगा चूज द कॉम्बिनेशन, आप इधर एनोड और इस साइड कैथोड बनाने में कौन से मेटल लो सच दैट कि आपको ईएमएफ मैक्स आ जाए, मैक्सिमम, क्या चूज करो। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो कि सर अगर हमें पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो मैं उसको चूज करूंगा जिसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। कौन होगा बताओ इन सभी में, सिल्वर। और एनोड पे उसको यूज करो जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया है, तो कितने लोग कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, इसका माइनस साइन होगा, तो इसका -0.8 -. बोलो, यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की मैं बात करूं तो -0.8 -0.34, ये +0.76, ये प्लस, समझ में आया क्या। तो एनोड पे आप लोगे एल्यूमिनियम और इधर क्या लोगे, सिल्वर आयन। क्या समझ में आ रहा है। अब पूछा जाए E0 बताओ, E0 सेल बताओ, तो कुछ नहीं यार, इसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम का, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, इसका ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, यानी 1.66, एंड ये दोनों को ऐड कर लो, आंसर क्या आएगा, 1.66 प्लस 0.8। जिसका जो पोर्शन हो रहा हो उसका वही पोटेंशियल ऐड करना है, ये नहीं कि इसका भी रिडक्शन जोड़ लिया, इसका भी रिडक्शन जोड़ लिया, गलत हो जाएगा आंसर। ये रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, ये एनोड है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। यानी E0 सेल जब निकालना हो तो E0 ऑक्सीडेशन जोड़ना है किसका, एनोड का, प्लस E0 रिडक्शन जोड़ना है किसका,
कैथोड का, गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो पहले तो कैथोड एनोड डिसाइड कैसे करते हैं वो समझाया मैंने, और फिर समझाया कि भाई ये वैल्यू कैसे निकालना है। अगर मान लो कोई बोले नहीं सर मुझे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल में ही बताओ आंसर, तो यार रिडक्शन पोटेंशियल में एनोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन ना। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है तो माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ व्हाट एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कोर्स रिडक्शन ऑफ कैथोड। ऐसे भी कर सकते हो, या इसी को सिंप्लीफाई करो तो ई नॉट रिडक्शन ऑन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। ऐसे करके भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू, बट तरीका मैंने समझा दिया। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है आपको, इसमें क्लैरिटी। क्या कर लोगे ऐसे प्रॉब्लम्स? तो दो तरह का, एक तो रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस होगा ऐसे क्वेश्चन, एंड दूसरा सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें बेटा लिख लो एंड वी आर डन फॉर द लेक्चर।